क्या काम करना है? कौन सा पार्ट करना है बच्चों इसमें मैं? ठीक है, हाँ जी बच्चों, जी पार्ट डन, एच पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? क्या बताया था मैंने? ऑपोजिट टू रिलेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे चेक करना है उसके फ्रेम में जाके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है कि बी जो है वो सी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगाएगा, तो आप क्या करोगे? आप सीधा बी के फ्रेम में जाओ और देखो कि बी को क्या लग रहा है कि सी किधर को जा रहा है। जब हम बी के फ्रेम में जाएंगे तो जब हम सी की वेलोसिटी निकालेंगे तो वो वी सी माइनस वी बी करेंगे तो दिखेगा कि सी इधर को जा रहा है 2 से, तो मतलब उस पर फ्रिक्शन किधर को लगेगी? आगे। तो बस हर के फ्रेम में जाके देखते जाओ, पता चलता जाए। ठीक है, आगे थर्ड। अगेन आपको दे दिया कि ब्लॉक इधर को जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ऊपर। फ्रिक्शन ने तो जिधर को ब्लॉक जा रहा है उसके ऑपोजिट जा, मतलब ये आपको इसमें जो कंफ्यूजन हो सकती थी 1%, वो सिर्फ ये थी कि भाई फ्रिक्शन की डायरेक्शन किससे डिसाइड करें हम, वेलोसिटी से या फोर्स से? तो किससे होती है? वेलोसिटी से। जहां ब्लॉक जा रहा है, ब्लॉक किधर जाता है? वेलोसिटी के हिसाब से जाता है ना, तो उसके हिसाब से। और कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्टैटिक काइनेटिक। जब ब्लॉक मूव ही कर रहा है तो काइनेटिक ही होगी। आगे बच्चों, हो गया आई। होएगी, मतलब ये मेरे पास तो पुराना है, कुछ के पास होगी कुछ के पास नहीं होगी, ऐसा ही है। तो जो सेकंड बच्चों है, नोट कर लो चाहे, यो इस टाइप से है सिचुएशन। स्मॉल एम कैपिटल एम, और आप ऐसे फोर्स लगा दो। ठीक है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे म्यू है, ये फिगर है सेकंड का। हो जाएगा, आसानी है, कुछ भी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हीकल acceleration A, block of mass m is placed in contact with the front face of the vehicle, mu s, maximum acceleration of vehicle for which the block will be under equilibrium. तो मिनिमम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो मैक्सिमम मिनिमम वर्ड आ गया, तो मतलब लिमिटिंग केस। तो देखो यहाँ पे जो आपका बच्चों ब्लॉक होगा, एक्चुअली तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। मतलब हम फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों फिगर इस तरीके से हो गया कि आप ब्लॉक को ऐसे एक्सेलरेट कर रहे हो, उसके आगे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये व्हीकल है आपका जो एक्सेलरेट कर रहा है, उसके आगे एक ब्लॉक है, और हम चाहते हैं कि वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एक्चुअली थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, बट क्वेश्चन से समझ आ जाता है कि बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जो ब्लॉक है वो चिपका रहे, है ना। तो अब ये जो मास m का ब्लॉक है, इसका एफबीडी कैसा बनेगा? mg, एक इधर से नॉर्मल लगेगा, इसकी एक्सेलरेशन a इधर को, और
क्योंकि मैक्सिमम लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा देते हैं सीधा। तो बस आपकी क्या इक्वेशंस बनेगी, म्यू एस एन इक्वल टू एम जी, एन इक्वल टू एम ए, उससे सॉल्व हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें यही करना है, बस फर्क किया कि एक्सेलरेशन निकाल के फर्दर फोर्स निकाल लोगे। मतलब फिर सेंस ना बनती क्वेश्चन की। हाँ आइडियली आप सही कह रहे हो। ये फिगर होना चाहिए था। हाँ हाँ। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, बस एक ध्यान रखना है, कि ना सिचुएशन समझो क्या है कि 2 kg ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद वर्टिकल वॉल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, horizontal force of 40 Newton is applied on the block at right angles to the wall. A force of 15 Newton is applied in the plane of the wall and to weight and at right angles to 40 Newton force. Find the acceleration of the block. देखो बच्चों क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो सिचुएशन है ना ये 3D में है। जैसे मान लो ये वॉल है, अगर तो आप फिगर बनाओगे ऐसे, तो ये वॉल ये ब्लॉक, इस पे ये जो दिया हुआ है कि ये फोर्स लग रही है 40 न्यूटन लाइक दिस, ठीक है, राइट एंगल्स टू द वॉल। अब आपको कहा है कि एक 15 न्यूटन फोर्स है, वो किसके प्लेन में है, वॉल एंड वेट, और 40 न्यूटन के राइट एंगल पे। तो ये फोर्स कैसे लग रही है, अगर आप इस फिगर में देखोगे तो वो फोर्स एक तरह से इनटू द प्लेन लग रही है, ठीक है। नहीं तो अगर आप एक दूसरे व्यू से देखते हो, मतलब इसका फ्रंट व्यू मान लो, जहां पे आपको ब्लॉक दिख रहा है कि ब्लॉक दीवार से चिपका हुआ है, तो वहां पे आपको ये mg दिखेगा ऐसे, और ये 15 ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे कौन सी फोर्स नहीं दिखेगी, 40, जो 40 कैसे लग रही है इनटू द प्लेन, और एक जो दीवार से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो कैसे आउट ऑफ प्लेन, जो कि ये राइट साइड वाले फिगर में हमारे इस तरह से आएगा। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज सिंपली कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है, तो मतलब ब्लॉक तो मूव ही कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन है जिसको आप म्यू एन पुट करोगे तो उसमें एन क्या होगा, एन किसको बैलेंस कर रहा है, 40 को बैलेंस कर रहा है, तो फ्रिक्शन इज म्यू एन, ठीक है। तो अब ये जो लेफ्ट साइड वाला फिगर है बच्चों, आप उसको देखो, यहाँ पे एक और भी गलती आप कर सकते हो। हाँ, अब ये जो लेफ्ट साइड वाला फिगर है बच्चों, इससे आप फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, हाँ आपको यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लेनी पड़ेगी। देखो 15 को भी कोई बैलेंस नहीं कर रहा, mg को भी कोई बैलेंस नहीं कर रहा, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, फिर फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, इसी के ऑपोजिट लग जाएगी। फ्रिक्शन है तो जिस तरफ भी ब्लॉक जा रहा है उसके ऑपोजिट लगना है। तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा, ये फ्रिक्शन बन गई 0.5 इंटू 40। तो ये जो रिजल्टेंट है माइनस दिस इक्वल टू एम ए करोगे, उससे आंसर। क्लियर बच्चों? सिक्स का फिगर दिखाओ भाई। ठीक है,
ये 6 का बच्चों इस तरह से है, बेसिकली नॉर्मल 2 ब्लॉक वाला केस है। दोनों का मास 10 kg है ना। ये क्या है 10 है 10 भी क्या ए बी तो नाम होगा, मास तो 10 ही होगा। हाँ तो 10 और ये ऊपर को फोर्स कितनी है 101 और फ्रिक्शन यहाँ पे 0.5 है बच्चों, नीचे स्मूथ है। ये सिचुएशन है। आपने क्या बताया इसका आंसर क्या आता है 5 एंड 10 आता है 5 पॉइंट पीछे का दिया ठीक आगे। 10th is a very good question. तो बच्चों होगा क्या इसमें, ये मैं अभी कराऊंगा भी नहीं, अभी आपको ही सोचना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि क्यों बना हुआ है क्वेश्चन। एक बात समझो आप, अगर तो आपकी फोर्स F जो है वो बहुत छोटी होगी तो क्या चांस हो सकता है कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो ज्यादा राइट को जाना चाहे, तो फिर फ्रिक्शन किधर को लगेगी, ऊपर वाले पे लेफ्ट को लगेगी, नीचे वाले पे राइट को लगेगी, है ना। अगर आप नीचे वाली फोर्स F को ही बहुत बड़ा कर दो फिर क्या होगा, फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नीचे वाले पे राइट को लगेगी और ऊपर वाले पे आगे कोई लगेगी, उल्टा बोल दिया मैंने, नीचे वाले पे लेफ्ट को लगेगी, ऊपर वाले पे राइट को लगेगी, ठीक है। क्या बच्चों इसमें आपको एक बात ये समझ आती है कि ऐसा केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि दोनों रेस्ट पे हो। क्यों, नीचे से स्मूथ है, जब फ्लोर स्मूथ है इसका मतलब ये है कि ये 20 वाला तो मूव करेगा ही करेगा, इसको आप रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो बस अब इसके हिसाब से आपको सोचना है कि मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया कि अब 2 केस बन जाएंगे, एक में फ्रिक्शन लेफ्ट को लगेगी, एक में फ्रिक्शन राइट को लगेगी। और उसमें भी आपको फर्दर ये सोचना होगा कि स्टैटिक भी हो सकती है फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक भी हो सकती है। हाँ स्टैटिक होगी तो बराबर होगी, काइनेटिक होगी तो अलग अलग होगी। वो अपने आप आ जाएगी ना जब आप सॉल्व करोगे, जब आप वो केस बनाओगे। जैसे आपने मान लो जब आपने दिखाया कि फ्रिक्शन जिधर को भी लग रही है लेफ्ट को या राइट को, उसके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे तो अपने आप एफ का केस बन जाएगा, निकल आएगा कि हाँ भाई ये आपका जो आंसर है वो एफ की इस वैल्यू के लिए ही ट्रू है। मतलब क्या होगा कि जो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ पे डिपेंडेंट आएगी। तो जब आप ये पुट करोगे कि फ्रिक्शन ग्रेटर दैन 0 तो उससे अपने आप फोर्स की आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई आपका आंसर तभी तक होल्ड कर रहा है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बिल्कुल परफेक्ट एक्सटेंशन है जो हम नॉर्मल 2 ब्लॉक वाले केस करते हैं, है ना, उसी को ही थोड़ा सा आगे बिल्डअप कर दिया। तो करना ये मैं अभी नहीं बता रहा। आगे के हो गया, ये तो कर ही लिया था हमने, फ्रिक्शन वाले। हाँ 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 बताओ मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ क्वेश्चन, नहीं फोर्थ में तो है ही नहीं फ्रिक्शन। हाँ तो मैं करा देता हूँ एक, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, देखो रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन। ऐसे आपका एक ट्रक है, बॉक्स रखा हुआ है हमने 3.2 मीटर की दूरी पे। ट्रक जो है आपका एक्सेलरेट कर रहा है, ये कुछ वैल्यू दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। बच्चों वैसे तो हिंट ही मिल रहा था आपको कि स्यूडो फोर्स वाले टॉपिक के अंडर है,
अदरवाइज भी मतलब इन क्वेश्चंस को हमेशा रिलेटिव फ्रेम में करो। तो आपने क्या करना है कि जब आप फ्रेम ऑफ ट्रक में जाओगे तो आपके ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा? एक तो उस पर फोर्स लग गई m/2.1, एक उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग गई पीछे को μn। मुझे पता है μn ही होगी, क्यों? क्वेश्चन बात ही ये कर रहा है कि ब्लॉक गिर रहा है तो मतलब ब्लॉक मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स लग गई μ/n। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू mn, तो एक्सेलरेशन निकाल। अब हम क्या चाहते हैं 3.2, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बस आप वो लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, उससे टाइम निकला। अंडरस्टूड? हम्म हाँ, बट जैसे अगर ये दिया हुआ है तो हम इसी के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे बस। नहीं है, बट µs का तो कुछ अलग से नहीं दिया हुआ ना आपको, मतलब जब एक दिया होता है तो आप यही मानते हो कि दोनों वही हैं। बिल्कुल सेम ट्रक वाला ही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, सिर्फ जो आपने लेंथ अब पुट करनी है वो l/2 पुट करनी है। जो जिसको 3.2 पुट किया था उसको l/2 पुट कर दो, आएगा। जब स्यूडो फोर्स लिखोगे तो m में तो आएगा ही उसमें ग्राउंड फ्रेम। अच्छा एक मिनट। Body is placed in the middle of plank of length L, coefficient of friction of the body time is mu, body starts with acceleration a, time after, मुझे ऐसा लग रहा है ये बॉडी नहीं है, प्लैंक आना होगा। नहीं एक मिनट, उल्टा कर देते हैं, इसको ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लैंक को लेना पड़ेगा, प्लैंक यहाँ पे जो बॉडी की जगह प्लैंक कर दो, अरे तभी बनेगा, क्योंकि अगर हम कुछ और सोचते तो फिर प्लैंक का मास इन्वॉल्व होता उसमें। तो ये बच्चों हो जाएंगे ना सारे, उसी टाइप के ही हो गए सारे। डन, ओके। ट्रक ने कितना मूव किया, यस। क्लियर बच्चों, बढ़े आगे। ओके, अब बच्चों हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है बच्चों वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, जैसे आपको बच्चों ख्याल होगा, मैंने बताया था कि हम एसेंशियली क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल लॉ है वो तो न्यूटन सेकंड लॉ ही है, F इक्वल टू एम में। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम जो हम 11th में करना चाह रहे होते हैं कि भाई हमें बॉडी की मोशन को समझना, तो अब हमारे पास सारे टूल्स आ गए।
भाई एफबीटी बना के हम बॉडी की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा निकालना हम ऑलरेडी काइनेमैटिक्स में सीख चुके हैं, तो यही चाहिए होता है, अपना काम हो गया। बट अभी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि मतलब हम एफबीटी बड़े स्पेसिफिक केसेस में बना सकते हैं, हर केस में नहीं बना सकते। हो सकता है कुछ केसेस में ये चीज कहनी आसान हो लेकिन मैथ्स कॉम्प्लिकेट हो जाती हो और हम उसको इवेंचुअली सॉल्व ना कर पाते। ठीक है, तो नाउ वी विल बी डेवलपिंग टूल्स जिसकी हेल्प से हम यही करना वही है, फाइनली हमने न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है और काइनेमैटिक्स लगानी है, बट हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लगा पाएंगे। ठीक है, मतलब आगे की जो हमारी क्लास 11th की फिजिक्स है, जो नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स हैं, दोज आर ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग न्यूटन सेकेंड लॉ टू मोर मैथमेटिकली कन्वीनियंट फॉर्म्स। ठीक है, जिसमें हमें बार बार इंटीग्रेशन ना करनी पड़े एंड सो ऑन। ओके, तो वही काम हम बच्चों वर्क में भी करेंगे, मतलब इस चैप्टर में भी करेंगे। कैसे मैनिपुलेट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ को, अभी उस पर आगे आएंगे। वर्क बच्चों हमने टर्म पहले भी सुनी हुई है क्लास 9th में, तो टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्क, जो क्लास 9th में हम पढ़ते थे। क्या मतलब होता है उसका? सी, अगर आप कहते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, वो फॉर्मूला है, उससे आपको ये नहीं समझ आ रहा कि फोर्स की वर्क क्या होता है। वो तो आपने उसका वैल्यू बता दी कि वर्क की वैल्यू क्या है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वर्क होता क्या है। हाँ हाँ, वही, क्या मतलब इसका? आपने उसको हिंदी में बोल दिया बस। आ, नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म्स तो बोलो ही मत। मैथमेटिकल फॉर्म तो कॉन्सिक्वेंस है ना, कि भाई हम तो अभी उसको फिजिकली समझना चाह रहे हैं कि भाई फिजिकली वर्क का मीनिंग क्या होता होगा। चलो क्लोज। बच्चों क्या होता है, सबसे पहली बात जो हमने समझनी है वो ये है कि वर्क जो टर्म है, वर्क टर्म हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं। ठीक है, और वर्क टर्म आपकी फिजिक्स में भी आती है। ठीक है, इंग्लिश में या अपनी डे टू डे लैंग्वेज में हम वर्क से क्या समझते हैं? कोई एग्जांपल्स दो मुझे। इन डे टू डे लाइफ इट इज अ वेग टर्म बेसिकली। आप बैठे हुए आप भी ये कह रहे होगे कि आप काम कर रहे हो। ठीक है, हम उल्टा भी कहते हैं यार कोई काम कर ले, बैठा है। हो सकता है कि जो एक सिक्योरिटी गार्ड है उसका काम ही है कि उसको बैठना ही है, राइट? तो मैं खड़ा होकर कह सकता हूँ कि भाई हाँ जी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, कोई क्या हो सकता है सोते हुए कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो इट्स अ वेग टर्म। ब्रॉडली हमें समझ आता है कि हाँ काम करने का मतलब कुछ करना टाइप्स हम कुछ कहना चाह रहे हैं। करेक्ट, तो हमें इंग्लिश वाले वर्क से कोई खास मतलब नहीं है, बस हाँ फेमिलियर टर्म है ये कह लो। जब बच्चों हम बात करते हैं फिजिक्स में वर्क डन, सबसे पहली बात तो ये समझनी है, फिजिक्स का वर्क डन और नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज का वर्क डन आर टू सेपरेट थिंग्स। इनको आपस में मिक्स नहीं कर। इट इज जस्ट बाई चांस कि दोनों का नाम सेम है, उसके अलावा देयर इज नो सिमिलैरिटी। ठीक है, तो मतलब हमने ये कंफ्यूज नहीं होना। हम फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल सेपरेटली वर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों सबसे पहली बात जो हमने इस चैप्टर में समझनी है कि भाई फिजिक्स का वर्क डन और इंग्लिश का या डे टू डे लाइफ का वर्क डन आर टू सेपरेट थिंग्स। इनको मिक्स करना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात, फिजिक्स में बच्चों हम किसके वर्क की बात करते हैं? जैसे डे टू डे लाइफ में तो हम कह रहे हैं कि मैं वर्क कर रहा हूँ, आप वर्क कर रहे हो, गार्ड वर्क कर रहा है, हजारों चीजें होती हैं, एसी वर्क कर रहा है ना, हम ऐसे ही बात करते हैं। फिजिक्स में हम किसके वर्क डन की बात करते हैं? फोर्स की, ऑब्जेक्ट की नहीं। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन हमने अगली क्लियर करनी है। हम बोलने में ऐसा बोल देते हैं बहुत बार, हमारे क्वेश्चंस में ऐसे जरूर लिखा होता है कि
फाइंड द वर्क डन बाय मैन, समथिंग लाइक दिस। लेकिन वर्क डन जो होता है कभी भी एक पर्सन का नहीं होता या एक ऑब्जेक्ट का नहीं होता। वर्क डन हमेशा एक फोर्स का। वर्क जो है वो डिफाइन ही फोर्स की टर्म्स में हो रहा है, और ये तो आपको पता भी है फोर्स के फॉर्मूला, वर्क के फॉर्मूलास। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइप्स कुछ होता है ना, तो वर्क डन जो है वो फोर्स से रिलेटेड है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरे वर्क डन का मतलब क्या हो गया कि जो मैंने फोर्स लगाई है उसका, ठीक है। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि वर्क डन इज ऑलवेज फॉर सम फोर्स। अब बच्चों तीसरी बात ये आती है कि ये जो मतलब हम फिजिक्स में कह रहे हैं कि हाँ भी फोर्स कुछ काम कर रही है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और हम क्यों लेके आए ये कंसेप्ट, ठीक है। तो बच्चों हम समझते हैं कि जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में या हमें नॉर्मली भी समझ आता है कि फोर्स करती क्या है ब्रॉडली। जब हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, देयर विल बी थिंग्स लाइक कि या तो वही बॉडी स्लो फास्ट हो गई है ना, या बॉडी कहीं से कहीं चली गई, भाई एक ब्लॉक यहाँ पड़ा है हमें फोर्स लगाई तो वो कहीं और चला जाएगा, ऐसा कुछ ही हो रहा होगा। तो हम बच्चों क्या करते हैं, इस पार्ट को समझने के लिए हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अगर स्लो फास्ट होना है, या एक ऑब्जेक्ट को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज अगेन अ फिजिकल कॉन्सेप्ट, बट समहाउ हमें डे टू डे लाइफ में समझ आता है ना। अगर मैं आपको कहता हूं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी, फिर वो ऑब्जेक्ट यहां से वहां चला गया, तो यू कैन रिलेट विद इट, है ना। हम ऐसी बात करते हैं ना, यार मेरा हिलने का मन नहीं कर रहा, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, करेक्ट। जब एनर्जी होगी तो आप कहोगे कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। हम बिल्कुल अब यहाँ पे हम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी से ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है, कहीं जा भी सकता है, फास्ट भी हो सकता है, एंड सो, ठीक है। तो हम एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट लेके आए जिसको हम डिफाइन भी करेंगे कि एनर्जी क्या होता है, बट ब्रॉडली समझ लो एनर्जी भी एक फेमिलियर सी टर्म कि एनर्जी कुछ ऐसा है जिससे कि ऑब्जेक्ट हिल सकता है ना, ऐसे कह लें। तो हम बच्चों ये कहते हैं कि फोर्स का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देना, ठीक है। एक बार उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ गई, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। वो कैसे मूव करेगा, वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर हो गया, समझेंगे हम, टॉपिक हो गया कि वो क्या होता है उससे। बट हम प्रेजेंटली सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई फोर्स ने ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, ठीक है। अभी तक हम क्या बोलते थे पिछले चैप्टर में कि एक्सेलरेशन दी फोर्स में, उसी को अब मैं एक डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें क्या करना है, हमें मैनिपुलेट करना है सेकंड फॉर्म। अब मैं उसको मैनिपुलेट करके इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं कि फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को एनर्जी, और उस एनर्जी से फर्दर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ होगा। तो जब हम ये कहते हैं कि एक फोर्स ने कुछ काम किया, तो उसका मतलब होता है कि फोर्स ने किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को कुछ एनर्जी, ठीक है। तो जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई बैठा हुआ भी काम कर रहा हो सकता है, कोई खड़ा हुआ भी काम कर सकता है, कोई सोते हुए भी काम कर रहा हो सकता है अपने सेंस में। फिजिक्स में बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है, मीनिंग है वर्क का, कि एक फोर्स का काम कब कुछ कर रही होगी एक फोर्स, जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे रही होगी। अभी तो मैं डिस्प्लेसमेंट पे गया ही नहीं, ठीक है, एनर्जी दे रही होगी। क्या ये बात समझ आती है कि फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब है, क्या मतलब है, किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देना। तो कोई भी फोर्स तभी काम करती है जब उसने किसी ऑब्जेक्ट को कुछ एनर्जी दी। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स लिखते हैं हम।
ओके, तो बच्चों चैप्टर का नाम दो वर्क पावर एनर्जी। अब उसके बाद टॉपिक का नाम दो वर्क। बच्चों ये चैप्टर कंपैरेटिवली सिंपल है कंपेयर टू फोर्स। मतलब फोर्स में क्या होता था कि आपने देखा कि हर क्वेश्चन लेंथी होता था क्योंकि इक्वेशंस बनानी पड़ती थी, उनको सॉल्व करना पड़ता था, एफबीडी बनाना पड़ता था। यहाँ पे काम बहुत फास्ट हो जाता है। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ वर्क इज डिफरेंट इन फिजिक्स कंपेयर टू इंग्लिश। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वहां पूरा नहीं दिख रहा। मीनिंग ऑफ वर्क इज डिफरेंट इन फिजिक्स कंपेयर टू इंग्लिश। दूसरा पॉइंट, फिजिक्स में वर्क कौन करता है? फोर्स। और वो वर्क है क्या? एनर्जी ट्रांसफर। तो वर्क ऑफ अ फोर्स इज टू ट्रांसफर एनर्जी। सो वी डोंट नो अबाउट आवर डे टू डे लाइफ, बट फिजिक्स में तो हमें क्लियर हो गया कि फोर्स के वर्क का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर करना। ठीक है, और एक बार बॉडी के पास एनर्जी आ गई तो उससे बॉडी काफी कुछ चीजें कर सकती होगी। ठीक है, अबाउट विच वी आर नॉट बॉदर्ड राइट नाउ। अभी हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि बॉडी कैन डू डिफरेंट थिंग्स विद एनर्जी। लिख लिया? तो इतनी डेफिनेशन से बच्चों हम कुछ कुछ जगह तो एटलीस्ट अब समझ पाएंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे बच्चों ये जो चेयर पड़ी है ना, क्या ये फ्लोर इस चेयर के ऊपर कोई फोर्सेस लगा रहा है? डेफिनेटली लगा रहा है ना? क्या वो फोर्सेस कुछ वर्क कर रही हैं विदाउट इवन नोइंग द फॉर्मूला? जस्ट ऑन बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस क्या हम ये कुछ बात कर सकते हैं कि जो फ्लोर इस चेयर के ऊपर फोर्सेस लगा रहा है, क्या वो फोर्सेस कुछ वर्क कर रही हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है भाई कुछ नहीं हो रहा, चेयर के साथ अपनी जगह पे ही पड़ी है, सालों साल यहीं पड़ी रहेगी। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे इस चेयर में किसी भी टाइप की कुछ मोशन आई हो या कुछ हुआ हो। तो इसका मतलब हम कह पा रहे हैं कि भाई हाँ, फ्लोर जो है वो फोर्सेस तो लगा रहा है बट ये फोर्सेस कुछ काम नहीं कर। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, ओके। तो अब बच्चों हम आते हैं कि वर्क की, मतलब बेसिकली जो समझ आ गया कि अब उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वर्क की। बताओ क्या होता है बच्चों वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म?
हाँ, ये थी पुरानी क्लास 9th की डेफिनेशन। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे भी प्रोडक्ट आता है क्लास 11th में क्या हो जाता है, एक तो वेक्टर्स आ जाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो क्योंकि आप सोचो कि जैसे आपने बोला एफ एस कॉस थीटा आता है, तो क्या लग रहा है कि डॉट आता होगा या क्रॉस? डॉट आता होगा। तो एक तो डॉट प्रोडक्ट डाल देंगे हम बीच में। और बताओ क्या बताया था मैंने, जब मल्टीप्लीकेशन आती है तो वो क्या होता है कैलकुलस की टर्म्स में? इंटीग्रेशन, है ना। जहां पे भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वहां इंटीग्रेशन आती है, जहां पर भी कुछ डिवाइड हो रहा होता है वहां पे डिफरेंशिएशन। तो बेस्ड अपॉन दिस हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क की डेफिनेशन होती है दैट बिकम्स इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस। अगेन बच्चों ये हमने डिफाइन किया, ठीक है। हमें ऐसा लगा कि ऐसे डिफाइन करने पर कुछ फायदा होता है, ठीक है, जो हम आगे समझेंगे भी कि ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया। ऐसा क्यों नहीं किया गया कि इसको फोर्स स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर या फोर्स को किसी और तरीके से क्यों नहीं लिया गया, हम आगे समझेंगे, ठीक है। दिस इज यू कैन से अ मैन मेड फॉर्मूला फॉर वर्क, ठीक है। कि क्यों हम कह ही रहे थे कि हम ये सारा कुछ कर ही क्यों रहे हैं, फॉर सम मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। एंड इट सो टर्न्स आउट कि अगर वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं तो उससे कुछ चीजें मैथमेटिकली सिंपल हो जाती, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा आगे जाके समझ भी आ जाएगा कि ऐसे ही क्यों किया। अब बच्चों जैसे ही यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ गया, इससे क्या समझ आता है, स्केलर बन गया। ये सबसे बड़ा फायदा था भाई। फोर्स क्या थी, वेक्टर थी, तो वेक्टर के कारण क्या पंगा पड़ता था, हमेशा अलग अलग डायरेक्शंस में इक्वेशंस बनानी पड़ती थी, उन्हें सॉल्व करना पड़ता था। हमने यहाँ पे जो टर्म बनाई है वो बनाई स्केलर है, तो हमारा काम वैसे ही आसान हो गया, कहीं पे कोई रिजल्टेंट नहीं लेना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस इट इज अ स्केलर तो ऑब्वियसली डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, राइट। और वर्क के यूनिट्स हमें पता ही है पुराने क्लासेस से कि क्या बन जाएंगे, या इस डेफिनेशन से भी समझ आता है हमें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइप यूनिट्स आएंगे, तो वो न्यूटन मीटर होगा। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? क्या क्लियर है सबको बिल्कुल, कि जो आप पुरानी क्लासेस में मतलब सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ते थे या कई जगह पे कॉस थीटा भी पढ़ते थे, उसकी जो एक्चुअल फॉर्म है इट इज इंटीग्रल v डॉट सॉरी f डॉट dx। क्लियर टू ऑल? हाँ जी, तो बच्चों ये स्केलर हुआ वेक्टर हुआ, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी, ml स्क्वायर 3 माइनस। बच्चों इस फॉर्मूला में f तो चलो फोर्स हो गया, ठीक है। ds क्या होता है, किसकी डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको बात। अगर तो मैं एक बिल्कुल सिंपल सा केस लूंगा ना, कि अगर मैं कहूँ कि हाँ जी ऐसे मैंने डस्टर पकड़ा हुआ है, मैंने ऐसे फोर्स लगाई, तब तो आपके लिए कहना बड़ा आसान हो गया कि डिस्प्लेसमेंट किसकी लोगे, डस्टर की लोगे, ठीक है। कई बार केसेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो हमें उसके लिए एग्जैक्ट चाहिए होता है कि डीएस किसकी डिस्प्लेसमेंट है। बेसिकली बच्चों डीएस डिस्प्लेसमेंट होती है जहां पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसकी, बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या ये बात समझ आती है? मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जस्ट इमेजिन ये मैंने यहाँ नीचे से पकड़ा हुआ है इस पेन को, ठीक है, और ये पेन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये वाला जो मेरा हैंड है, नीचे वाला हैंड, इसने कितना वर्क किया इस प्रोसेस में, जीरो। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगा रहा था उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ, अगर मैं इसकी बात करता ये वाले हाथ की, ये कुछ वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जहां फोर्स लगा रहा है
वो पॉइंट तो मूव कर रहा है, बट ये जो था ये मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए तो ऐसी सिचुएशंस को क्लियर करने के लिए हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें किसकी डिस्प्लेसमेंट लेनी है, किस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे फोर्स। ये बात समझ आ गई सबको बिल्कुल? तो ये लिखो कि ds क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आगे समझ? तो जो अभी हम इस चैप्टर में सबसे पहले ये सीखेंगे कि बेस्ड अपॉन दिस डेफिनेशन कि हाउ कैन वी फाइंड आउट वर्क इन वेरियस केसेस। ठीक है, फिर उसको आगे एनर्जी से देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। पहले तो हमें वर्क निकालना सीखना है। ठीक है, तो वील फाइंड आउट नाउ डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन, कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पे कितना वर्क हुआ। तो जैसे हम सबसे पहला केस लेंगे F इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मुझे बताओ, ये जो हमारी डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अगर F कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा वो, है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रल ds? मैंने बताया था जब भी इंटीग्रल और डी इकट्ठे आ जाएं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपका बन गया F डॉट एस। आया समझ बच्चों ये? अब बच्चों F डॉट एस क्या है? सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकल सकता है भाई? अगर तो आपको फोर्स गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और एंगल गिवन हो, तो फिर क्या करोगे? एफ एस कॉस थीटा कर दोगे। ठीक है, अगर बच्चों आपको मान लो बॉडी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फिर क्या करोगे? वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। कैसे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ऐसा आ जाएगा और फिर F डॉट एस कर दो, है ना। तो एक तो सिंपली एफ एस कॉस थीटा कर सकते हो। दूसरे केस में अगर आपको ऐसे सारा कुछ आई कैप जे कैप में गिवन हो, बच्चों राइट हैंड साइड में बताना मुझे क्या बन जाएगा। पहले तो आप मेथड क्या होगा? पहले तो एस वेक्टर निकाल लोगे जो कि R2 माइनस R1 आ गया, फिर F डॉट एस। और आई कैप जे कैप में डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं?
आई कैप वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके प्लस जे कैप प्लस के कैप। आ गया बच्चों समझ? सेकंड कैसा है बच्चों? अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो क्या करोगे? इंटीग्रेट कर देंगे हम, है ना? तो इसका ग्राफिकली क्या मतलब होता है? एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। अच्छा, आपको अब थोड़ा आइडिया लग रहा है जो मैं आपको पहले कहता था कि अगर हम जैसे वो चीजें रिलेट करके पढ़ते हैं कि हाँ, कि जब भी ऐसा कुछ है तो इसका मतलब एरिया है, तो है ना, तो जहां पर भी ऐसा फॉर्मूला आएगा हमें समझ आ जाएगा कि भाई वो एरिया बने। हमें हर बार ये मतलब नए तरीके से याद नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ जी ये एरिया ही बनता है, हमें पता है कि वो एरिया ही होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हम ऐसे कुछ भी ग्राफ बनाएंगे तो ये जो एरिया होगा दिस विल गिव अस द वर्क डन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, वेरिएबल के लिए आपने क्या करना है बच्चों? इंटीग्रल एफ डॉट डीएस। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है, डीएस वेक्टर क्या होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? डीएक्स आई क्या प्लस डीवाई जे क्या प्लस डीजेड। ठीक है भाई, कोई भी नॉर्मल 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या। तो एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डीएक्स आई क्या प्लस डीवाई जे क्या प्लस डीजेड के क्या। तो बहुत कम आएगा, आपको कई जगह ना ऐसे डीएस वेक्टर पुट करना पड़ा करेगा। तो ये लिख लो कि वेरिएबल फोर्स के लिए हम इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल करो। हाँ जी, डन।
क्या करना है? जो आपकी फोर्स है वो क्या बनी एग्जैक्ट वेक्टर फॉर्म में? सी एक्स आई कैप। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो डीएस वेक्टर को आप क्या पुट करोगे? डी एक्स आई कैप, है ना। इस फॉर्मूला में आप मतलब एक स्टेप जो बनेगा इन बिटवीन वो ऐसे बन जाएगा ना कि ये आपकी फोर्स बन गई सी एक्स आई कैप डॉट डीएस वेक्टर क्या बन गया? डी एक्स आई कैप। तो जब आपने इसका डॉट लिया तो वो बन गया इंटीग्रल सी एक्स डी एक्स। तो ये बन गया सी बाय टू इंटू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन। ठीक है। हो सकता है आपने अभी फटाफट सीधा ऐसे लिख दिया हो सी एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन, है ना, कि मतलब ये सीधा सेकंड लाइन लिख दियो, बट आप उसका भी ध्यान रखना क्योंकि आगे कई क्वेश्चंस में वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। ये तो सिर्फ था ही एक डायरेक्शन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दो दो डायरेक्शंस मिक्स होंगी तो वो एग्जैक्ट फॉर्म से ही करना है हमें। आगे समझ बचे? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ध्यान से करो बच्चों, ट्राई हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें।
हुआ किसी का? हम्म, क्या है आंसर? एक मिनट, इसमें क्या है? देखो ना। ठीक। 108 है, इसके आगे भी कुछ? मैंने मतलब कैलकुलेशन नहीं चेक की, कंसेप्चुअली तो ठीक है सर। ना, गलत। ठीक। ठीक। गलत। याद रखना 5 बार। सौम्य शेखर सक्षम। हाँ जी बच्चों, टाइम अप। क्या करना था? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सारा कुछ जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कि आप सीधा सीधा पुट कर पाओ, तो आपको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई हमें इंटीग्रल एफ डी एस निकालना है, तो सबसे पहले एफ निकलेगा। एफ कैसे निकलेगा? एस दिया हुआ है, एस से वी निकालोगे, वी को डिफरेंशिएट करके ए निकालोगे, फिर एफ इक्वल टू एम ए करके एफ निकलेगा। ठीक है। अब एफ डी एस निकालना है, तो एफ बन गया आपका 6 kmt। ठीक है। अब डीएस कैसे निकलेगा? डीएस आप सीधा इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई 3 k t² dt बन गया। ठीक है। तो बस इसको 2 से 4 लिमिट्स डालो और ये बन गया आंसर। तो आपका आंसर 1080 m² बनेगा।
हाँ जी, ये तो नहीं दिखा था मुझे 1080। तो क्यों नहीं किया था? मतलब मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप कैलकुलेट ना करो, आपको तो करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो बच्चों ये ना हम आगे जाके देखेंगे, इसी क्वेश्चन के एक शॉर्ट फॉर्म भी है कि अभी नहीं हमें पता, बट इट सो हैपेंस कि जो वर्क डन होता है वो डेल्टा के ई के इक्वल भी होता है। आगे करेंगे हम, वो शॉर्टर फॉर्म है। तो डेल्टा के ई क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप उससे निकालोगे तो उससे भी यही वाला आंसर बन जाएगा आपका 1080। जस्ट अभी लिख लो, कैसे आया बाद में अभी आएगा। ठीक है जी, फिर अगला एग्जांपल ट्राई करो। सबको बच्चों पिछला क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, ये जान के ऐसे बना हुआ है क्वेश्चन कि कंफ्यूजिंग सा लगता है ना, कि अगर मैं एक्स की टर्म्स में दे देता सारा कुछ, फिर तो बट से कर देते आप, है ना? तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट था कि बस उसको इंटरचेंज करना था चीजों को। ध्यान से करना बच्चों क्वेश्चन, 3 आंसर आएंगे इसमें, राइट? बिल्कुल, हमने कहीं कुछ ऐसा लिमिट नहीं किया है ना। हमने तो कहा है कि एक डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है।
हाँ बच्चों, ये तो आसान है क्वेश्चन। क्या करना है? देखो, पहले तो आप ये निकाल लोगे कि कितनी हाइट ऊपर जाता है। वो 20 मीटर ऊपर जाता है ना, 20 नीचे आएगा। तो अपवर्ड का वर्क डन। और बच्चों आप में से कुछ लोग इंटीग्रल फॉर्म में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ हमें पता था कि फोर्स कांस्टेंट है ना। या तो अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या करना था, सीधा ही हम एफ एस कॉस थीटा लगा सकते थे, राइट। तो अपवर्ड में क्या हो जाएगा, अपवर्ड में हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है। तो क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। डाउनवर्ड में वही चीज पॉजिटिव आ जाएगी और टोटल 0 बन गया। ठीक है। क्या हम टोटल 0 बच्चों डायरेक्टली भी निकाल सकते थे? कैसे? यहाँ पे वही लग जाता, कांस्टेंट फोर्स है इसलिए यहाँ काम आसान था। कांस्टेंट फोर्स में हमें पता है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो हमें पता था कि वर्क डन भी 0 ही है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये करो बच्चों। ना, अभी देख लेंगे आगे। रुक जाओ, नहीं आएगा। आप अभी एक्चुअली सिर्फ वन डायमेंशनल फोर्स में सोच रहे हो, इसलिए लग रहा है। जब हम 2D वगैरह में लिखेंगे ना तो वो बनता नहीं है। हो गया। ये तो पहले वाले से भी आसान है।
ये वो जो 2 मास है उसका आप समझ गए होगे वैसे। हाँ ठीक। ये मतलब सॉल्व किया ना आपने? हो गया? अच्छा नहीं। हाँ भाई, किस किस का हो गया ये? चलो करो, बाकी लोग करो। mg का वर्क डन क्या आएगा? 0। क्यों? अगेन कांस्टेंट फोर्स है, तो जब आप एफ एस कॉस थीटा करोगे तो एंगल 90 आ जाएगा, तो 0। बाय सेम लॉजिक नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क डन 0 ही आएगा। फ्रिक्शन भी है तो कांस्टेंट फोर्स ही, म्यू के एन। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 180। तो आप को बस मतलब बेसिकली तो डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, तो फिर फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 कर दोगे आप। करो बच्चों फटाफट। तो वर्क डन बाय mg और नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो गया। अब हम बच्चों वो निकालेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट? एफबीडी से फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम में, तो एक्सेलरेशन क्या बन गई? माइनस एफ के बाय 2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई? 100 बाय एफ के। ये कैसे निकाली मैंने? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये आपकी बन गई 100 बाय एफ के। फिर क्या किया? वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, तो ये माइनस 100 आ गया। एनी डाउट बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों बाई चांस जिनके नहीं होते अभी, आई होप आप सारे घर जाके दोबारा करते हो क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट।
चलो बच्चों ऐसा करो, इसको नोट कर लो, है ना, क्वेश्चन घर पे कर लेना आराम से। आपने section वाला question दिया। कौन सा? ये तो नहीं आंसर। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में 0, 1 और 0 और 1 का ए पार्ट कंप्लीट करना, ठीक है। एक वो कर लेना एक्सरसाइज 2 NLM, वो भी खत्म करते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों? चलो ओके बच्चों, बाय।